बड़ी ही सुगम्य सी हो जाए। तो उसी पर्पस के लिए जो मेरा इंटेंशन है कि मैं आज के पेरेंट्स को, मैं खुद एक पीडियाट्रिशियन हूँ, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, तो मैं पेरेंट्स को हमेशा देखती हूँ कि वो परेशान रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, जो कि बहुत बड़ा कारण हो जाता है। लोग कहते हैं कि शादी हुई, बच्चा हो गया, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है फैमिली में, टाइम नहीं निकाल पा रहे अपने लिए। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ग्रुप की रिक्वायरमेंट को क्रिएट कर रही हैं। छोटा सा सपोर्ट ग्रुप हो, हमको पता है कि उनसे हम पूछ लेंगे अपने 8-10 क्वेश्चन, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 1 महीने में या 1.5 महीने में जो हमारे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, हम एक काउंसलिंग सेशन लें और उस काउंसलिंग सेशन में अपने सारे क्वेश्चंस को लिख के लाएं और एक बार में सारे क्वेश्चंस का निराकरण करके ले जाएं और घर जाके एप्लीकेट करें। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आए तो हमारा सपोर्ट ग्रुप छोटी छोटी क्वेरीज को सॉल्व कर सकता है। उसके बाद 3 मंथ में हम इस सेशन को रिपीट करते रहें जब तक हमारा बच्चा छोटा है, जब तक हम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे। क्योंकि मैं बताऊं दोस्तों आपको, बच्चों के साथ कई फेजेस आते हैं। पहला फेज जब हमारा बच्चा पैदा होकर 1 मंथ कंप्लीट करता है, दूसरा फेज जब वो 3 मंथ कंप्लीट करता है, तीसरा फेज जब वो 1 ईयर अपना फर्स्ट बर्थडे कंप्लीट करता है, और चौथा फेज आता है जब वो 1, 2, 3 ईयर कंप्लीट करके स्कूल जाता है। और फिर आता है फेज जिसमें वो 3 से 6 साल तक नर्सरी स्कूल में पढ़ता है। और फिर 7 ईयर में एक टाइम आता है जब हम कहते हैं अब हम बच्चों को डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, टीच कर सकते हैं, लाइफ स्किल सिखा सकते हैं, हम उसको जो सिखाना चाहते हैं हम उसको सिखा सकते हैं। तो 7 ईयर का बच्चा अच्छे से ट्रेनेबल होता है। आप चाहे तो संस्कृत सिखाएं, चाहे तो श्लोक सिखाएं, चाहे तो कोई स्पोर्ट्स सिखाएं, स्विमिंग सिखाएं, डांसिंग सिखाएं, कुछ भी सिखाएं, आपका बच्चा ट्रेनेबल हो चुका है। ठीक है। और डिसिप्लिन करने के भी तरीके अलग हैं। फिर कौन सा फेज आता है? फिर एक फेज आता है 10 साल का बच्चा, जब आपका बच्चा अडोलेसेंट किशोरावस्था में एंटर कर रहा है। उस टाइम भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चों के बिहेवियर बहुत तेज़ी से बदल रहे होते हैं। हमको बिहेवियर के अनुसार ध्यान देना पड़ता है। परवरिश जो अभी तक हम करते आए हैं वो शायद नहीं चलेगी। 10 साल पे परवरिश के तरीके बदलने पड़ते हैं, बच्चों से डील करने के तरीके बदलने पड़ते हैं। हमको उनको हार्म नहीं करना है, उनमें गुस्सा नहीं भरना है और खुद का भी आपा नहीं खोना है। बहुत कॉन्फिडेंटली हमें एक कॉन्फिडेंट बच्चे को डेवलप करना है। तो उसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कि एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लगती हैं, जिसको हम कहते हैं पेरेंटिंग सपोर्ट ग्रुप। तो हमको एक सपोर्ट ग्रुप अगर कोई पीडियाट्रिशियन ही दे रहा है जिसको कई सालों से बच्चों के साथ और बच्चों के पेरेंट्स के साथ डील करने का एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि एक प्लस पॉइंट बन जाता है। क्योंकि यहाँ हम बीमारियों को भी डील कर पा रहे हैं, दवाइयों से जो ठीक होती है उनको भी समझ पा रहे हैं, और जो दवाइयों के बिना ठीक हो रही हैं उन पर भी हम काम कर पा रहे हैं। उसके बाद एक ग्रुप आता है 10 to 14 ईयर्स का ग्रुप, जिसमें हमको कैरियर काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। बच्चा हमारा किस चीज़ में अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट दिलाने चाहिए, कौन से फील्ड में इसको कैरियर बनाना चाहिए, ये सारी बातें आ जाती हैं अलोंग विद मॉरल वैल्यूज़। फिर आता है हमारा ग्रुप 15 से 20 साल का ग्रुप, जिसमें हमारा बच्चा घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया है, उसको क्या करना है लाइफ में, उसने कुछ डिसाइड कर लिए हैं प्रिलिमिनरी गोल्स, उन पे ठप्पा लगाने की ज़रूरत है और उस रास्ते पर आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को एंग्जाइटी आ रही है कि हम अपने बच्चे को अकेले कैसे भेजेंगे, बच्चे को एंग्जाइटी आ रही है कि मैं पेरेंट्स के बिना कैसे रहूँगा। तो ये वाला भी फेज़ पेरेंट्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। 20 साल तक की अगर हम बात करें, हमारे लिए तो 20 से 25 साल में भी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन 25 के बाद आप फिर से पेरेंट बनने लग जाते हैं। तो तब फिर से हम आपके बच्चे के लिए पेरेंटिंग की बात करेंगे। फिलहाल हम 20 साल तक के बच्चे के लिए अपनी जर्नी को रोकना चाहते हैं और फोकस करना चाहते हैं कि हमारे पैदा हुए बच्चे से लेके इवन मैं तो कहूँगी जब प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें उसके पहले एक आपका पेरेंटिंग का सेशन होना चाहिए। आपकी एंग्जाइटीज़, आपकी वरीज, आपकी खुशियाँ, जो आपको डर लग रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं क्या, अब हम बच्चे के लिए जीना चालू करें क्या, इन सब के लिए एक सेशन होना चाहिए। ऐसे सेशंस हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं, फ्री वेबिनार भी प्लान कर रहे हैं, हम आपके लिए 3 दिन के बूट कैंप भी प्लान कर रहे हैं, और सेंटर पर आकर अगर आप सेशन लेना चाहें तो वो भी हम प्लान करेंगे, और ऑनलाइन अगर सेशन दूर बैठे पेरेंट्स लेना चाहते हैं तो उसकी भी हमारी प्लानिंग रहेगी। आज पहले हम ये सारा एक डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद पहले हम डिस्कस करें, आई थिंक 2-3 चीज़ें
जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेरेंटिंग की नीड क्या है। तो जैसा मैं बार-बार बोलती हूँ, आज के ज़माने में आप 1 बच्चा करेंगे, 2 बच्चा करेंगे, दोनों बच्चे एक-दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि पहले बच्चे पे जो पेरेंटिंग काम आ गई, वो दूसरे बच्चे पे भी काम आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। दोनों बच्चे एक-दूसरे से एकदम अलग होते हैं, दोनों बच्चों की साइकोलॉजी अलग होती है, उनके टेम्पर टेंट्रम्स अलग होते हैं, उनकी काम करने की काबिलियत और अंडरस्टैंडिंग एकदम अलग होती है। फिर आप बोलेंगे अरे एक ही माता-पिता के बच्चे हैं, सेम जेनेटिक पूल से आए हैं, फिर अलग क्यों हैं? इसमें थोड़ी-सी स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी-सी माइथोलॉजी उस पे हमको बिलीव करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि कोई भी सोल अपना जो एक जीवन जीता है, उसके बाद जब वो जीवन को छोड़ता है, तो सोल रिलीज़ हो जाता है। शरीर यहाँ रह जाता है, लेकिन सोल रिलीज़ होके यूनिवर्स में चला जाता है। और यूनिवर्स से कहीं जहाँ दूसरा बच्चा पैदा हो रहा होता है, सोल उसके अंदर एंटर कर जाता है। तो जो हमारा बच्चा पैदा हुआ है, वो एक्चुअली अ सोल ऑन जर्नी है। ये फ़िलॉसफ़ी हमको माननी पड़ती है। और वो बच्चा अपने पिछले जन्म से जो जो चीज़ें लेके आ रहा है, उसकी पिछली लाइफ कैसी रही, उसकी जीवन को जीने की प्रक्रिया, जीवन को छोड़ने की प्रक्रिया, दोनों किस तरीके से उसने बिताई, उसकी जीवन शरीर को छोड़ने की जो प्रोसेस थी वो आराम से हुई कि अचानक से किसी एक्सीडेंट में पानी में डूबने के बाद जब वो नहीं चाहता था उस तरीके से हुई, या बहुत ईज़िली जब वो पूरा संतुष्ट हो चुका था तब उसने शरीर को छोड़ा। इन दोनों बातों पर बहुत डिपेंड करता है कि आने वाला बच्चा कैसा सोल है। जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उस दिन से मान लीजिए कि उसका बायोग्राफ जो पिछले जन्म का है वहीं से आगे, जिसको हम कुंडली कहते हैं या फिर जिसको हम बही खाता कहते हैं, वो उस दिन से नए शरीर के साथ चालू हो जाता है। लेकिन पुराने जीवन में जो उसने जिया है वो ख़त्म नहीं होता है। तो इस जीवन में भी उसकी शुरुआत वहीं से होती है, जिसको हम कहते हैं कि बच्चे का नेचर पैदाइशी ही डिसाइडेड होता है। बच्चा आगे जीवन में कैसा करेगा पैदाइशी डिसाइड होता है। जो स्टार्स उस टाइम बनते हैं जब वो जन्म लेता है, जब वो सोल उसके अंदर एंटर होती है, शायद माँ के वूम के अंदर ही जब वो सोल उसके अंदर आई, जब धड़कन उसके अंदर आई, तभी से वो स्टार्स उसके बनने स्टार्ट हो गए थे। तो उन स्टार से फिर उसका आगे का जीवन चलता है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि पैदाइशी एक ही पेरेंट्स के दोनों बच्चे एक जैसे होंगे, बिल्कुल भी नहीं। एब्सोल्युटली डिफरेंट सोल्स हैं ये, एब्सोल्युटली डिफरेंट कंडीशन से आपके घर में एक साथ आ गए हैं। बस कहीं ना कहीं ये आपके इनर सर्कल को जोड़ते हैं। आप कहीं ना कहीं इनके इनर सर्कल में पिछले जन्म में भी रहे होंगे और इस जन्म में भी आपके इनर सर्कल में बच्चे आपके पास आए हैं। एक पॉइंट शायद मैंने क्लियर कर दिया कि दोनों बच्चे कभी भी सेम नहीं होते और दोनों बच्चों की पेरेंटिंग सेम नहीं होती है। एक बच्चे को आप जैसे पाल रहे हैं वो टैक्टिक्स दूसरे बच्चे पर काम नहीं करती हैं। एक बच्चे को थोड़ा सा समझाने से सब बात सुन लेता है, दूसरा बच्चा कितना भी समझाते जाओ फिर भी उस बात को नहीं समझ पाता है। एक बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, दूसरा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। तो दोनों में अगर मैं बताऊं तो साइकोलॉजी में डिफरेंस है। तो इसको तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए आज मेरे कहने से, चाहे तो इसको रीड कर लीजिए, इस पर स्टडी कर लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मान लेंगे तो आपके लिए जीवन जीना थोड़ा सा सरल हो जाएगा, अपने बच्चों के एटीट्यूड्स को समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं कि जब एक बच्चा होता है, जैसे हम कहते हैं कि हमारा बड़ा बच्चा जो है वो बड़ा सीधा है, हर बात मान लेता है, हर बात सुन लेता है। ये छोटा वाला बहुत शैतान है, कोई बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं मानता। बड़े बच्चे को लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल और ऐसा मानते हैं कि ड्यूटीफुल है, और छोटे बच्चे को ऐसा मानते हैं कि बहुत नॉटी है एंड ही नेवर लिसन्स टू अस। मैंने अपनी प्रैक्टिस में मैक्सिमली ऐसा देखा है, लेकिन इसका उल्टा भी देखा है। मतलब पहले बच्चे ने अगर बहुत परेशान किया है उनको पेरेंट्स को, तो दूसरा बच्चा यूजुअली बहुत शांत टाइप का पैदा होता है, जिससे पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। या तो वो पहले मेंटली बहुत उसके साथ एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो भगवान ने उनको दूसरा ऐसा दे दिया है कि कूल एंड काम फील करे। और अगर दूसरा बच्चा, पहला बच्चा अगर बहुत ज़्यादा उनका
शांत था, उनको पता ही नहीं चला कब पल गया, एकदम आराम से समय निकल गया। तो अब नाउ इट इज़ अ टफ टाइम। अब दूसरा बच्चा जब अलग एक्टिविटीज़ के साथ आता है तो उनको बहुत टफ नट लगता है। वो उसे लगता है ओ माय गॉड, इसको तो हम संभाल ही नहीं पा रहे हैं, पहले वाले को तो हमने इतने आराम से संभाल लिया। तो ये सच्चाई है। मैक्सिमम पेरेंट्स मैं टिक करती हूँ अपनी फाइल में कि इनका बड़ा वाला बच्चा संभालने में आसान है कि छोटा वाला। तो मैक्सिमम टाइम बड़ा संभालने में आसान होता है, छोटा नोटी होता है। लेकिन कुछ परसेंटेज केसेस में बड़ा नोटी था, बड़े ने परेशान किया, लेकिन छोटा बहुत आराम से पल रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन है, एक 70% है, दूसरी 30% है, लेकिन दोनों बच्चे डिफरेंट होते हैं, ये सत्य है। अब बात करते हैं फिर से पेरेंटिंग की। पेरेंटिंग में हमको क्या जानना है? पेरेंटिंग में हमको ये जानना है कि हम जब पेरेंट बन जाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें दुनिया सिखा देती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई हैं, ठीक है, लेकिन हमको अपना जीवन भी जीना है। उसके साथ साथ हमको एक छोटे से जीवन को नर्चर करके एक अडल्ट बनाना है। उसके अंदर व्यवहार, संस्कार, नॉलेज, डेप्थ, सक्सेस किसे कहते हैं, सेटिस्फाइंग लाइफ क्या होती है, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, ये सब भरने का काम स्कूल्स नहीं करेंगे। ये सब भरने का काम करेंगे उनके इमीडिएट गुरुज़। कौन है वो इमीडिएट गुरुज़? आप हैं। आप उसके पिता, आप उसकी माँ, आप उसके इमीडिएट गुरुज़ हैं। उसके बाद हो सकता है कि आपके परिवार में कोई भी दादा दादी, नाना नानी, बुआ, बड़ी मम्मी, चाचा, बड़े पापा, मामा, किसी से भी वो लर्न कर सकता है कई अच्छी चीज़ें, लेकिन इमीडिएट गुरुज़ आप ही हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं अपने बच्चे को जो सिखा रहा हूँ वो सही सिखा रहा हूँ कि नहीं, गलत तो नहीं सिखा रहा, मेरा बच्चा सही कर रहा है, मुझे कोई एंग्जाइटी उससे रिलेटेड हो रही है, मैं परेशान हो रहा हूँ या मुझे कोई टेंशन हो रही है। ऑब्वियस है, ये होनी चाहिए। कई बार रात में अचानक हम बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चों के डॉक्टरों को फ़ोन लगाते हैं कि बच्चा चुप नहीं हो रहा है, रो रहा है। ये तो हमने एक मतलब बीमारी से रिलेट करके पूछ लिया। लेकिन कभी जब हमारा बच्चा नहीं भी रो रहा है, हमको उन हैबिट्स को, उन बिहेवियर्स को, उनको भी स्टडी करना होता है। जैसे मैं अपनी बताऊँ, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, क्लिनिक जाती हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, वो घर पर होती हैं, स्कूल में होती हैं, डांस क्लास में होती हैं, स्पोर्ट्स में होती हैं। कभी कभी मुझे मेरे जो नियर डियर वंस होते हैं, जैसे कि मेरे घर में रहने वाली मेरी हेल्पर, मेरे साइड में रहने वाली मेरी फ्रेंड और मेरे फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, वो कभी कभी मेरे बड़ी बेटी का बिहेवियर स्टडी करके मुझे बोलते थे कि ये ऐसी नहीं है, आजकल ये बहुत चिड़चिड़ करने लगी है, भाभी क्या हुआ है। तो मैं तुरंत अपना पूरा फोकस काम से हटाकर अपने बच्चे पर लगाती थी और मैं उसके बिहेवियर को स्टडी करती थी कि क्या सच में इसके बिहेवियर में चेंज है। और मुझे लगता था यस, उनका ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है, देयर इज़ सम चेंज इन हर बिहेवियर। व्हाट वाज दैट चेंज? अब उसको मैं ठीक कैसे करूँगी? एक्चुअली शी नीड्स माई टाइम। उसको मेरे समय की ज़रूरत है, मुझे उसको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। तो मैं तुरंत 15 दिन छुट्टी करती थी, शाम को क्लिनिक बंद करती थी और अपनी बेटी के साथ 15 मिनट खेलने में लग जाती थी। उसको खेलना, उसको पढ़ाना, उसको घुमाने ले जाना, ऐसा अगर मैंने 1 वीक किया, उसको मैं जितना टाइम देती थी उससे जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसके लिए रेमेडी की तरह हुआ। और वो सिर्फ उस ऑल्टर्ड बिहेवियर से ओवरकम नहीं हुई, बल्कि वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई पहले से, और नई चीज़ें उसने सीख ली। उसकी जो एंग्जाइटीज़ थी उसने मुझे बता दी या मैंने फ़ील कर ली। मेरे साथ रहने से, मेरे कुछ कुछ समझाते रहने से, मेरे टाइमली उस चीज़ को पहचान लेने से वो ना कि उस सिचुएशन से जल्दी बाहर आ गई, बल्कि वो आगे के लिए और कॉन्फिडेंट हो गई। मतलब अब वो उतनी सी जो भी सिचुएशन आ रही है वो उसको परेशान नहीं करेंगी, उससे बड़ी कोई चीज़ आएगी अब तब वो परेशान होगी। ये सब मैंने अपने 5 साल के बच्चे में किया, 7 साल के बच्चे में किया, 9 ईयर के बच्चे में किया, 10 ईयर के बच्चे में किया। बहुत सेंसिटिव थी, इमोशनली थोड़ी ज़्यादा लेबाइल थी, तो उसके साथ ऐसा करना पड़ा। छोटी वाली जो बच्ची थी उसके साथ ज़्यादा ये बिहेवियर चेंज वाली प्रॉब्लम्स आई नहीं। हाँ, कभी कभी वो दादा दादी के साथ जाती है या मेरे से अलग अगर रहती है वो 10 दिन 15 दिन, तो मैं देखती हूँ कि बहुत वॉयलेंट हो जाती है, बहुत नॉटी हो जाती है, बात सुनना बंद कर देती है, चीज़ें सुनती नहीं है। फिर उसको बहुत प्यार से मुझे टैकल करना पड़ता है। अगर मैं डायरेक्टली उसको कोई चीज़ मना करती हूँ तो वो नहीं सुनती है।
कोई चीज़ बोलती हूँ तो वो नहीं मानती है। फिर जो उसको चाहिए मैं उन चीज़ों में उसके साथ बैठती हूँ, जैसे उसके साथ मैं गाना सुनती हूँ, उसके साथ मैं स्टोरी बुक पढ़ती हूँ, उसके साथ मैं थोड़ा चेस खेल लेती हूँ। जब मैं ये सब उसके साथ कर लेती हूँ और फिर मैं उसको कोई चीज़ अगर बोलती हूँ तो वो बिल्कुल मेरी बात सुन लेती है और मुझे समझ में आ जाता है कि 1 से 2 दिन लगा, बट नाउ शी इज़ अगेन लिसनिंग टू मी। अब वो फिर से मेरी बातें सुन रही है। तो ये सब हमारी पेरेंटिंग ही है। अब इसके बहुत वर्जन हैं। अभी जैसे हम 2 अलग-अलग बच्चों के अलग-अलग बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे। फिर हमने बात करी कि बच्चों का कैसे हमको पता चलता है कि किसी स्ट्रेस में है, एंग्ज़ायटी में है। वर्किंग मदर होते हुए भी, वर्किंग फादर होते हुए भी, घर से दूर रहने के बाद भी, बच्चों को थोड़ा लिमिटेड समय देने के बाद भी हम उनके सॉफ्ट साइंस पिकअप कर सकते हैं। सॉफ्ट साइन हमें बता देते हैं कि हमारा बच्चा किसी चीज़ से मेंटली या इमोशनली लड़ रहा है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। पेरेंट्स से दूर होने की एंग्जाइटी या वर्किंग मदर्स के साथ मदर से दूर होने की एंग्जाइटी बच्चे को होती है और बच्चा शायद उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो एड ऑन होती है उसके एक्सपीरियंसेस में तो वो उसके बिहेवियर में कुछ कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम उसको टाइमली आइडेंटिफाई कर लें और तुरंत उसको रेमेडियल केयर में डाल दें तो बच्चे का हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। उसको लगने लगता है कि हाँ, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास सब है। तो फिर वो आपको अलाउ कर देता है, फिर आप अपना काम टेंशन फ्री होके कर सकते हैं। जब उसको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी वो फिर कोई टेंट्रम्स दिखाएगा, फिर आप उसको समय देके उसके पास आ जाइए। मीनवाइल उसको प्रिपेयर करना भी हमको स्टार्ट करना है, उसको तैयार हमको करना स्टार्ट करना है कि भाई अगर आपको ऐसा लगे तो आपको मेरे पास आना है और आके मुझे बताना है। कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी बात हो रही है जो आपको नहीं समझ में आई, आपको नहीं अच्छी लगी या आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और आप एकदम एक्साइटेड हो गए उस चीज़ के लिए, तो भी आप आके मुझे बताइए। मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपके साथ बहुत मज़ा आता है, मुझे आपकी बातें सुनना, आपके फ्रेंड्स क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, आपको कैसे कपड़े पहनना आजकल अच्छा लग रहा है, आप किससे दोस्ती करना चाहते हो, ये सब मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो आप आके मुझे बताओ तो मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। अगर हम ऐसे फ्रेंडली उनसे डील करें हमेशा तो हमको वो चीज़ें पता चलती रहेंगी जो कि हो सकता है कभी लॉन्ग रन में अगर हमको बच्चे नहीं शेयर करें तो हमारे बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। जैसे छोटे बच्चों में मैं कहना चाहूँगी कि कोई स्कूल में कोई मेड या कोई और बच्चों से कुछ अलग तरीके की बातें कर रहा है जो कि बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है, तो अगर बच्चे फ्री टू शेयर हैं तो वो आपको जल्दी से बता देंगे, मम्मी मुझे इसने ऐसा बोला, मम्मी उसने मुझे, आप सतर्क हो सकते हैं। दूसरा, जैसे कि जब बच्चे 10 साल के हो रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, आजकल उनको स्क्रीन मिल जाती है, कुछ भी देख लेते हैं, उसमें अपने फ्रेंड से उल्टा सीधा डिस्कस करते हैं। कोई उनको क्लासरूम में कुछ बता देता है, कोई फ्रेंड सर्कल में कुछ बता देता है और उनको समझ में नहीं आता। उनकी ग्रोथ भी हो रही होती है उस टाइम, तो भी उनको समझ में नहीं आता कि यार ये ग्रोथ क्या है, क्यों हो रही है। ये सब बच्चों की जो ग्रोथ होती है मेल्स और फीमेल्स की, तो उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहेंगे, थोड़ा वो आपको बताते रहेंगे, मम्मी आज मेरी क्लास में ऐसा हुआ, मम्मी आज मुझे ये हुआ, मेरे को बड़ा अजीब लगा। तो ऐसी चीज़ें अगर वो आपको बताते रहेंगे तो आपको मालूम है, आप तुरंत अपने पेरेंट सपोर्ट ग्रुप के पास जाएंगे और आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है आप उनसे पूछ लेंगे कि आज मेरी बच्ची ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, तो क्या मैम ये सब ठीक है, मतलब ये सब उसका बोलना, या इसमें मैं इसको कैसे समझाऊँ। तो इस तरीके से भी इन फेजेस में जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कोई चीज़ जो कि बीमारी नहीं है, जो कि बिहेवियर है, जो कि पेरेंटिंग है, तो उसमें भाई